तो योद्धाओं, कल आपने एक आर्टिकल देखा होगा सुमित सर का कि उन्होंने बात किया कि भारत में जो 94 ईयर्स तक हो गया है कि हमारे इंडिया के लोगों को साइंस के फील्ड में नोबेल क्यों नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर एक बेसिक थॉट आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड क्या है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि इंडिया को साइंस के फील्ड में नोबेल नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे रीजंस के ऊपर सर ने बात किया। आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कहीं पे भी आप ये बात कर रहे हों या आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाए कि इतने सारे नोबेल मिलते हैं लेकिन इंडिया को साइंस के फील्ड में क्यों नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे फैक्ट्स आपको, रीज़न्स आपको वहाँ पे काम आ सकते हैं। तो ये एक जानकारी के रूप में आपको जानना चाहिए। इसके बाद एक बात कही गई यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वभौमिक बुनियादी आय की बात की जाती है, जिसमें हर एक व्यक्ति को बिना कुछ काम किए एक पैसा सैलरी के रूप में दिया जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या दिया जाता है, महतारी वंदन योजना। सभी विवाहित महिलाओं को बिना कुछ किए 1000 रुपये महीना उनके खाते में डाल दिया जाता है। ये क्या है, यूबीआई का एक एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री किसान वंदन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 6000 रुपये हर 3 महीने में 2000 रुपये मिलता है, फिर 3 महीना आता है फिर 2000 मिलता है। इस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं और 2-2 हज़ार रुपये के रूप में नहीं, 4 महीने में शायद इस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 बार मिलता है और 6000 रुपये किसानों को मिलता है। जो भी लघु सीमांत किसान है, अगर उन अपने खेत में काम करते हैं तो उनको 6000 रुपये सीधा गवर्नमेंट उनके खाते में देती है। ये भी क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक एग्जाम्पल है। यूबीआई बोलता है बिना कोई भेदभाव के सबको देना है, लेकिन इसका थोड़ा अगर फिल्टर करना है कि अगर गवर्नमेंट की क्षमता सीमित है तो वो सीमित लोगों को ही दे पाएगी, जो सक्षम है उसको ना दे के जो जिनको ज़रूरत है उसी को दे। तो उसी के लिए ये स्कीम आया जाता है और बहुत सारे स्टेट में इस तरीके से स्कीम लाई जाती है। तो यूबीआई का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझना चाहिए। भविष्य में अगर आपको पेपर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में यूबीआई के बारे में पूछ लिया, और पूछते भी हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन जो आपके नॉलेज से बाहर हो लगता है, तो आपको पूछ लिया कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वभौमिक आधारभूत आय क्या है, इसके बारे में बताइए। इसके इम्प्लीमेंटेशन भारत में किस तरीके से किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से किया जाता है, उसको बताइए। अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप यूबीआई का डिफिनेशन लिखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने महतारी वंदन योजना, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इस तरीके से जो आय है वो आप बताएंगे, तब आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे। ये करने के बाद आप दर्शन शास्त्र ख़त्म कर चुके हैं, वेस्टर्न वाला। आज उसके ऊपर टेस्ट लिख लेते हैं। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दर्शन शास्त्र के उस आंसर्स को लिखने कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है वो मॉडल आंसर के रूप में ही है। आपको एज इट इज़ अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो वैसे ही लिखना है, तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही, उसको रटना है, और आंसर आए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो आपको वैसे ही आंसर लिखना है। मैं अपनी कॉपी पिछले साल की आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप देखेंगे कि मैं लगभग 2-3 साल तक लगातार पेपर नंबर 6 में 128, 129 इस तरीके से स्कोर किया है। तो आप उससे ज़रूर कुछ सीख सकते हैं। मेरी कॉपी देखिए, और एक बार नहीं किया, लगातार 2-3 साल तक किया है। तो 128, 129 कंटिन्यूअसली रहा है और वो कम नहीं हो रहा है। तो वो स्ट्रेटजी मेरे में काम आई है। तो मैं मानता हूँ पेपर नंबर 6 में अगर 128, 129 लाते हैं तो एबव एवरेज मार्क्स होते हैं, टॉपर्स के मार्क्स के बराबर ये मार्क्स होते हैं। तो आप ज़रूर उसको देखिए और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। समाजशास्त्र की बात करूँगा तो आपका आज आखिरी दिन है पढ़ने का, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं जो तथ्यों के कलेक्शन होते हैं, फैक्ट्स के कलेक्शन की बात करती है। तो समाजशास्त्र में कैसा फैक्ट का कलेक्शन करना है, तो अगर आपको ये बोला गया कि आपको ये अध्ययन करना है कि भारत में बलात्कार क्यों होता है, ये एक सामाजिक समस्या है। आपको ये मैंने पूछा कि भारत में जितने लोग अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, उनकी समाज में क्या स्थिति है, ये आप बता दो। अब आपको मैंने एक दूसरी समस्या बताया कि भारत में या फिर दुनिया में जो लोग वृद्ध होते जा रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, एक बार बता दो। आपको मैंने पूछा कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, भारतीय समाज में जो महिलाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ तथ्य इकट्ठा करके बता दो। इस तरीके से हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन करने के लिए
हम लोगों को सिर्फ एक आदमी का अध्ययन नहीं करना होता है। अगर आपको मैंने पूछा कि भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है उसके बारे में बताना है, तो आपको भारत में लगभग 1 लाख, कम से कम 1 लाख महिलाओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा और उनके पास मिलना पड़ेगा, उनसे संबंधित डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। और आपको तो सबसे पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा कि अब महिलाओं के पास जाऊँगा तो ये बात पूछूँगा कि आप दिन में क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, खाते कहाँ पे हैं, आय का स्रोत क्या है, आपके पति का व्यवहार कैसा है, आपके सास का व्यवहार क्या है। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने के बाद महिलाओं के पास जाओगे। अगर महिलाओं की स्थिति पूछना है तो बलात्कार की कंडीशन भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये जानना होगा तो जब भी बलात्कार होता है तो उसके जगह में जाए, अपराधी जो पकड़ा गया उसके पास गए, जो कल्प्रिट हैं, जो उसके परिवार वाले हैं उनसे पूछने गए। तो आप पहले तो क्वेश्चन बनाओगे कि ये क्वेश्चन पूछूंगा, फिर वो क्वेश्चन को अध्ययन करोगे, 1 लाख लोगों के पास जाओगे और डाटा कलेक्ट करोगे और उसके बाद डाटा कलेक्शन करने के बाद उसको आप उसको अध्ययन करने के बाद ये बताओगे कि ये कारण हमारा होता है। आप उसमें एक रिपोर्ट दोगे कि ये कारण मैंने ऑब्जर्व किया और फिर आप ये बताओगे कि इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और यही तो है समाजशास्त्र, सिर्फ यही समाजशास्त्र है। तो आपने अगर तथ्य का संकलन करना है तो आपके पास हमारे समाजशास्त्र में 4 विधियाँ बताई गई। एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और अनुसूची, शेड्यूल, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर और साक्षात्कार, इंटरव्यू, ये 4 मेथड बताए गए। अवलोकन में क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आपको मैंने बोला कि महिलाओं की स्थिति देखना है, आप बताओ, तो आप क्या करोगे, सिर्फ किसी के घर जाओगे और 1-2 दिन रहोगे और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहोगे कि आज ये महिला क्या की, आज इसके पति के साथ क्या व्यवहार हुआ। तो आप वहाँ पे 2-3 दिन रहे और ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व करने के बाद आपने डाटा को कलेक्ट किया और इस तरीके से आपने बहुत सारे महिलाओं के घर गए, 2-3 दिन रहे और ऑब्जर्वेशन किया। पूछा कुछ नहीं, ना उनको बताया कि मैं आपके पास ऑब्जर्वेशन के लिए आया हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व किए और आ गए। या फिर एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे मान लो कहीं हत्या हुआ है, सुसाइडल या फिर हुआ है, या फिर वो आत्महत्या किया है। जब आत्महत्या की बात आती है तो किसकी बात आती है, नियमहीनता किसका है, वो उनकी बात आती है। तो अगर आत्महत्या की भारत में अगर पूछा जाए कि आत्महत्या क्यों हो रहा है, उसका कारण बताना है आप, तो आपका एक आदमी का आत्महत्या का कारण जान के आपको नहीं बताना है। अगर आपको मैंने पूछा कि छात्र विभिन्न IIT NIT के नीट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट लोग कोटा में बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं, तो वो उसके कारण आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, वहाँ जाओगे। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से तथ्य कलेक्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे गए, सुसाइडल स्पॉट पे गए, जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे गए, ऑब्जर्वेशन किए कि कैसा हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, गला इधर मुड़ा हुआ है, उधर मुड़ा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, उसके कुछ चीट होंगे अगर तो वो सब देखेंगे, मोबाइल का कंटेंट देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये सब कुछ हुआ और आपने तथ्य को कलेक्ट किया कि यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन किया था और मेरे को ये सारा चीज़ें मिला है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। इसमें आपके इंद्रियों का बहुत काम होता है। ऑब्जर्वेशन में आप आँखों का प्रयोग करते हो, अपने दिमाग का प्रयोग करते हो, आप किसी को टच करके कुछ फील लेते हो, सुन के कुछ बातें सुनते हो। तो ये आपके सुन के अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ स्मेल आ रहा है, वो ऑब्जर्वेशन लिया, तो आप वहाँ पे अपने इंद्रियों का प्रयोग करके ऑब्जर्वेशन करते हो। वही चीज़ साक्षात्कार क्या होता है, आप डायरेक्टली मिले। अब जैसे किसी ने हत्या किया तो वो उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और पुलिस ने वहाँ पे जेल में बंद किया। अब आपको उसका साक्षात्कार करने गए हो, आपने उससे बहुत सारी चीज़ें पूछा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, और इस तरीके से आपने डाटा को कलेक्ट किया। तो आपने व्यक्तिगत सूचनाएं साक्षात्कार के माध्यम से किया। साक्षात्कार करते समय ये बात आपको ध्यान में रखना होता है कि आप वहाँ पे पूछते पूछते आप उसके एक्टिविटी, हाथ पैर के मूवमेंट को देख सकते हो, तो अवलोकन भी कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन भी आपका एक्टिव रहता है जब आप साक्षात्कार कर रहे होते हो। तो ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, आप कुछ पूछते नहीं। लेकिन जब आप साक्षात्कार इंटरव्यू कर रहे होते हो तो उस समय आप क्या करते हो, पूछते भी हो और ऑब्जर्व भी करते हो। तो दोनों चीज़ें एक्टिव होती हैं जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। अनुसूची में क्या होता है, शेड्यूल में क्या होता है, आप एक सूची बनाते हो क्वेश्चन का। उस सूची बनाने के बाद आप किसी के पास जाते हो और पूछते हो, और पूछने के बाद उसके आंसर जो मिलते हैं उसको खुद ही लिखने लग जाते हो। अपनी एक डायरी बनाते हो और डायरी बनाने के बाद जाते हो, पूछते हो और उसको लिखने लग जाते हो। तो इसमें भी आपका अवलोकन होता है।
और अनुसूची के साथ ये बात कही जाती है कि साक्षात्कार से थोड़ा सा एडवांस स्टेप होता है अनुसूची, और अनुसूची में आप साक्षात्कार भी कर रहे हो, आप अवलोकन भी कर रहे हो और अनुसूची भी कर रहे हो। एक क्वेश्चन की सूची बनाया है, आप पूछते जा रहे हो सामने वाले से और उसके आंसर खुद ही जो बताते जा रहा है उसको लिखते जा रहे हो। ये एक तरीका होता है तथ्य कलेक्ट करने का। और एक लास्ट तरीका होता है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या हो रहा है, क्वेश्चनएयर में जैसे सर्वे होता है, आमतौर पर सर्वे की बात कर जाती है कि आपको एक पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन लिखा है, आपको हाँ ना बताना है। क्या आप जल्दी शादी करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप जल्दी रोजगार पाना चाहते हैं? हाँ। क्या आप 4 बच्चे चाहते हैं? नहीं। क्या आप ये करना चाहते हैं? या हाँ ना करके बहुत सारे 15-20 क्वेश्चन का एक टेबल बना हुआ है, मतलब एक पेपर बना है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हों। तो अगर आपको एक बहुत बड़ा स्केल में तथ्य कलेक्ट करना है, जैसे आमतौर पे जैसे कोचिंग वाले हैं, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और मैं लगभग अभी मान लो कि 3000 लोग हैं मेरे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सबके पास तो जा नहीं सकता कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, या फिर मेरी पढ़ाई से आप खुश हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने 15-20 क्वेश्चन उस एक पेपर में बनाया और मैं 3000 लोगों को दे दिया। 3000 लोगों को देने के बाद अब मैं नहीं जानता कि वो इंसान किसको मिला है किसको नहीं मिला है, और वो मेरे को मैं उसके सामने नहीं हूँ, तो फ्रीली अपने क्या कर सकते हैं, डाटा को टिक कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे को एक कम समय में बहुत बड़े स्केल तक, तो अनुसूची और प्रश्नावली में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि अनुसूची क्या है, टाइम टेकन प्रोसेस है। एक आदमी के पास जाओगे फिर दूसरे आदमी के पास जाओगे तो बहुत सारे आदमी को ज़्यादा समय में नहीं कर सकते, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। लेकिन प्रश्नावली में क्या है, थोड़े समय में, अब जैसे एक चीट बनाया, बहुत सारे लोगों को बांट दिया। अब जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको जानना है कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं कि बुरे हैं। जैसे फेयर एंड हैंडसम का क्रीम है, अगर उसको पता करना है कि मार्केट में मेरी डिमांड कैसी है, उसके रिव्यू क्या है, तो वो एक पेपर बनाया और बहुत सारे लोगों को 1 लाख लोगों को बांट दिया और वहाँ से वो कलेक्ट कर दिया। आजकल मॉडर्न एज में प्रश्नावली में पेपर के बजाय ऑनलाइन मेथड से सर्वे होता है, तथ्य कलेक्ट होता है। तो आप उसमें लिंक, सबके मोबाइल में लिंक शेयर कर दिया कि आप बताओ कि इसमें आपका क्या फीडबैक है, तो आप उसमें सबको डाटा जो भी आपको देना था वो आप दिए, कंपनी के पास गया और वो कम समय में बहुत सारे लोगों के डाटा को कलेक्ट कर पाया। तो ये होता है प्रश्नावली। इसमें कुछ होते हैं कि अब उसमें प्रश्नावली में क्या चाहिए, साक्षर होना चाहिए। आप लिख के दे रहे हो, या हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में दोगे, सामने वाला पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कुछ सीमाएं होती हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है और समझना है। तो आज आप समाजशास्त्र को ख़त्म करेंगे और दर्शन का टेस्ट लिखेंगे। और आज शनिवार है तो आज जो पढ़ेंगे करेंगे, बहुत काम करना है आपको। और हम लोग मंडे से इंडियन हिस्ट्री और प्रयास करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करें। मंडे से इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री के नोट्स मैं आज कुछ भेजूंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताना, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा और उसको ही हम लोग अपनी पढ़ाई में फॉलो करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स होगा वो, और आपको अच्छा लगे तो बताएंगे, मैं उसको और भेजूँगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप जहाँ से पढ़ते हैं आप वहीं से ही पढ़िए। प्री और मेंस दोनों को फोकस करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके पास प्रतियोगिता सारांश को भारतीय इतिहास का जो बुक आता है वो आपके पास होना चाहिए, और जो मैं नोट्स भेजूंगा वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपके पास प्रतियोगिता सारांश का बुक जरूर होना चाहिए। ये करने के बाद आपके पास इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र होना चाहिए जिसके ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे, और इंडियन ज्योग्राफी का भी घटना चक्र होना चाहिए जिसके ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, और मेंस के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से थ्रू आउट हम लोग अभी से लेके हमारा 11 नवंबर से प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, तब तक ये दोनों सब्जेक्ट हम लोग ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद जैसे शेड्यूल बनेगा उस तरीके से हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके से कल संडे है, बहुत सारा रिवीजन करेंगे। जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल भी मत ठहरना, एक भी मिनट वेस्ट मत करना। आप अभी जितना मेहनत करोगे अगले 1 साल आपका भविष्य अभी का समय ही डिसाइड करेगा। तो मंडे को मिलेंगे नए टारगेट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए जोश के साथ। अभी अच्छे से जोश को यूटिलाइज़ करो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है? मिलेंगे, थैंक यू।